हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आ, पिछले 3 लेक्चर में हमने इनकम फ्रॉम पीजीपीपी हमने देखा है और ये हमारा पार्ट 4 है ऑफ इनकम फ्रॉम पीजीपीपी। तो हम इसमें 10AA की डिडक्शन हम देखेंगे और 35 की सीरीज जो है वो हम देखेंगे और कुछ 2-3 और सेक्शंस हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 10AA चालू करते हैं जो कि हमारी बात करता है डिडक्शन इफ यूनिट इज लोकेटेड इन एसईजी। ठीक है, एसईजी का क्या मतलब होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट करना होता है उस एरिया को गवर्नमेंट एसईजी डिक्लेयर कर देती है। मतलब वो एरिया, जिस भी एरिया को गवर्नमेंट एसईजी डिक्लेयर करती है अ, उसमें जनरली क्या होता है, वो इंडिया में होने के बाद भी वो इंडिया से बाहर होता है। ठीक है, तो अब इंडिया से बाहर होता है तो एक्सपोर्ट कहा जाता है। मतलब यहाँ से एसईजी में सामान भेजना हमारा एक्सपोर्ट होता है, वहाँ से लेना हमारे लिए इम्पोर्ट होता है। तो अब एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है, ड्यूटीज कम होती, टैक्सेस कम होते हैं, इसलिए वहाँ पे एसईजी डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अब इसकी डिडक्शन देखते हैं सेक्शन 10AA। अब देखो, असेसी असेसी की जो यूनिट है या तो एसईजी में होगी या तो अदर देन एसईजी में होगी, मतलब एसईजी में नहीं होगी। ठीक है, तो 10AA का सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा अगर एसईजी में नहीं होगी यूनिट। ठीक है, अगर 10AA में नहीं, मतलब 10AA एप्लीकेबल ही नहीं होगा तो उसकी डिडक्शन भी हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं कि अगर हमारी यूनिट, अगर एसएससी की यूनिट जो है वो एसईजी में है तो क्या होगा। तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ 10AA भी होगी और डिडक्शन कितनी मिलेगी। तो फर्स्ट 5 ईयर तो 100% का प्रॉफिट जो होगा, जो भी हमने एक्सपोर्ट से कमाया होगा वो 100% हमारे एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर फिर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए जो भी हमने एक्सपोर्ट से प्रॉफिट कमाया होगा उसका 50% हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी उसकी। ठीक है, फिर ये हमारा हो गया सेक्शन 10AA। फिर हमारी बात आती है 35 की सीरीज की। 35 की सीरीज में कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि अलाउड है। ठीक है, तो सबसे पहला हम चालू करते हैं 35(1)(1), जो कि हमारी बात करता है एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में अगर हम एक्सपेंस करते हैं तो वो क्या, कैसा अलाउड होता है। तो मतलब जब हमने बिजनेस अपना कमेंस किया तो उसके बाद वाले सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें अलाउड हो जाते हैं, 100% अलाउड हो जाते हैं। ठीक है, बट कमेंसमेंट जब हमने किया उसके पहले के 3 साल तक रॉ मटेरियल एंड सैलरी वाले में जितने भी खर्चा हमने किया है वो भी हमें 100% अलाउड हो जाता है। अब बात ये आती है कि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं साइंटिफिक रिसर्च में तो ये सेक्शन है हमारा 35(1)(4)। ठीक है, ये हमारी बात करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हमने किया है फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो आफ्टर कमेंसमेंट ऑल एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएंगे 100%, लैंड को छोड़ के। ठीक है, और बिफोर कमेंसमेंट हमें 3 सालों के लिए 3 सालों तक के खर्चे हमें पूरे अलाउड हो जाएंगे। ये चीज़ है। फिर फिर हमारी बात आती है 35(1)(2). 35(1)(2) हमारी बात करता है कि अगर हमने स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट को डोनेशन दिया है तो 100% अलाउड है।
फिर 35(1)(2)(a), अगर हमने स्पेसिफाइड कंपनी को कोई अमाउंट पे किया है फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, तो वो भी 100% अलाउड है। फिर हमने डोनेशन दिया है टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट, और वो इंस्टीट्यूट जो है वो सोशल साइंस में इन्वॉल्व है या फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च में इन्वॉल्व है, तो उसको भी कोई भी डोनेशन हमने दिया है तो वो भी 100% अलाउड है। फिर 35(2)(a), ठीक है, तो अगर हमने कोई सम पे किया है आईआईटी को या फिर कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट को फॉर रिसर्च, वो भी 100% अलाउड है। फिर सेक्शन नंबर 35(2)(a)(b), ये वाली डिडक्शन जो है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(2)(a)(b), वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को मिलेगी। अब कब मिलेगी कंपनी को? अगर कंपनी जो है वो इन हाउस रिसर्च करती है, एक्सेप्ट अगर उसकी जो गुड्स है वो नेगेटिव लिस्ट में कवर नहीं है, तो उसको भी डिडक्शन मिल जाएगी 100% की, ठीक है। फिर 35(CCC) हमारा एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो वो भी हमें 100% अलाउड हो जाएगा। फिर हमारा 35(CCD), अगर हमने कोई स्किल डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर किया है तो वो 100% अलाउड हो जाएगा। फिर सेक्शन नंबर 37(2)(b) एक्चुअली यहाँ का नहीं है, वो हमने पहले वाले लेक्चर्स में देखा हुआ है, बट यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में एडवर्टीजमेंट देते हैं तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। फिर हमारी बात आती है 35(D) कि अगर हम अमालगमेशन में मतलब हमारी कंपनी का अगर मान लो अमालगमेशन हो रहा है और हमने उसमें एक्सपेंडिचर किया है तो वो भी अलाउड हो जाएगा, बट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो अलाउड हो जाएगा, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 35(D)(A), ये हमारी VRS की बात करता है कि अगर हमने कोई खर्चा किया है VRS में तो वो भी अलाउड हो जाएगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये हो गई हमारी 35 की सीरीज। अब 35AD हमारी बात करता है, इसमें कुछ बिजनेसेस हैं, मतलब इसमें कुछ 14 बिजनेसेस हैं। अगर हम इन बिजनेसेस को चालू करते हैं, इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी भी डिडक्शन हमें मिल जाएगी 100%, ठीक है। अब कौन कौन से बिजनेस है? पहला, कोल्ड चेन फैसिलिटी का बिजनेस। दूसरा, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तीसरा, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक है। मतलब अगर पेट्रोलियम के लिए या फिर ऑयल के लिए या फिर नेचुरल गैस के लिए हम पाइपलाइन का बिजनेस कर रहे हैं, पाइपलाइन बिछाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमें 100% अलाउड हो जाएगा। फिर चौथा, होटल का बिजनेस कर रहे हैं जिसकी रेटिंग जो है वो 2 स्टार और अबव है, तो वो भी हमें अलाउड हो जाएगा। फिर हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं जिसकी कैपेसिटी जो है 100 पेशेंट, मतलब मिनिमम कैपेसिटी जो है 100 पेशेंट बेड की है, तो वो भी 100% अलाउड हो जाएगा। फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम डेवलपमेंट स्कीम, मतलब अगर हम स्लम डेवलपमेंट स्कीम के अंडर हाउसिंग प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं तो वो भी हमें 100% अलाउड हो जाएगा। फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट हम रन कर रहे हैं अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, वो भी 100% अलाउड हो जाएगा। फिर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कर रहे हैं तो वो भी 100% अलाउड हो जाएगा। फिर
हम सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन, इसका बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी 100% अलाउड हो जाएगा। फिर हम शहद का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब बी कीपिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी 100% अलाउड हो जाएगा। फिर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर, शुगर को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस खोल रहे हैं, तो वो भी अलाउड हो जाएगा हमें। फिर हम बिजनेस कर रहे हैं स्लरी पाइपलाइन का फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, मतलब हम आयरन ओर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्लरी पाइपलाइन का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी हमें 100% अलाउड हो जाएगा जितना भी एक्सपेंडिचर हमने किया है। फिर आ, अगर हम मतलब इंडिया में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग खोल रहे हैं, वो भी हमें जितना भी हम एक्सपेंडिचर इसमें करेंगे वो भी हमें अलाउड हो जाएगा। फिर अगर हम विपाशा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, विपाशा का मतलब बिजली, पानी और सड़क, इसमें हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी हमें पूरा अलाउड हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि जो प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए वो नई होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और लेकिन इसके दो एक्सेप्शन हैं। दो एक्सेप्शन कौन से हैं? पहला, अगर हम पुरानी प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं और उस प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिशिएशन क्लेम नहीं किया है हमने, ठीक है, तो हम ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी पे भी डिडक्शन हमें मिल जाएगी। ठीक है। फिर दूसरा एक्सेप्शन है हमारा कि टोटल प्लांट एंड मशीनरी का हम 20% ओल्ड हम ले सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन हमें सारे केसेस में अलाउ हो जाएगी, बट एक्सेप्ट 3 केसेस में अलाउ नहीं होगी। कौन कौन से केसेस? लैंड के केस में अलाउ नहीं होगी, गुडविल के केस में अलाउ नहीं होगी, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के केस में अलाउ नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि अगर हम किसी बंदे को एक दिन में 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं, मतलब अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रहे हैं, तो वो खर्चा जितना भी हमने अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ऑनलाइन मोड से किया है, तो वो हमें डिसअलाउड हो जाएगा, वो हमें अलाउड नहीं होगा। ठीक है। मतलब अगर हम खर्चा पेमेंट कर रहे हैं एक दिन में 10,000 से ज़्यादा और वो हम कर रहे हैं अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ऑनलाइन मोड से, तो हमें अलाउड होगा, वरना नहीं होगा। मतलब क्रक्स क्या निकल के आ रहा है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 10,000 की पेमेंट कर सकते हैं इन अ डे टू अ पर्सन। ठीक है, खत्म। फिर डेप्रिशिएशन अलाउ नहीं होगा इफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35AD। मतलब अगर हमने डिडक्शन क्लेम कर ली है 35AD की, तो हमें डेप्रिशिएशन अलाउ नहीं होगा। ठीक है। फिर लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर हमें लॉस हो गया है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर इनफाइनाइट ईयर्स के लिए। ठीक है। बट एक कंडीशन है कि असेसी हैज टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है। फिर हमारा पॉइंट आता है कि अगर एसेट उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ हो गया है 35AD में, और अगर हमने उस एसेट को बेच दिया है, मतलब
अगर हमारी कोई एसेट है उसमें हमने 35 AD की डिडक्शन हमने क्लेम कर ली है और उस एसेट को हमने बेच दिया है, तो इंटायर सेल प्राइस शैल बी टैक्सेबल अंडर पीजीपीपी अंडर सेक्शन 28। ठीक है। फिर अगर हमें लॉस हो गया है स्पेसिफाइड बिजनेस में, तो वो सेट ऑफ होगा ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द लेटर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। ठीक है। फिर इन केस ऑफ होटल की अगर हम बात करें कि इन केस ऑफ होटल 2 stars और अबव, इफ असेसी ट्रांसफर्स ऑपरेशन टू अनदर पर्सन, मतलब अगर हमारा होटल का बिजनेस है 2 stars और अबव और हम अपना ऑपरेशन दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो देन असेसी shall be deemed to be carrying on the specified business। मतलब ये मान लिया जाएगा कि वो जो बंदा था जो जिसने ऑपरेशन ट्रांसफर किया वो अभी भी वो स्पेसिफाइड बिजनेस वही कैरी ऑन कर रहा है। ठीक है। फिर हमारी बात आती है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है? वही होता है विपाशा, मतलब बिजली, पानी और सड़क। ठीक है, ये चीज़ है। फिर asset on which deduction claimed under section 35 AD should be exclusively used for a specified business for minimum 8 years from the year of acquisition। ठीक है, मतलब अगर कोई एसेट में 35 AD के अंडर डिडक्शन क्लेम कर लिया है तो मिनिमम उसको 8 इयर्स के लिए यूज करना पड़ेगा और एक्सक्लूसिवली यूज करना पड़ेगा फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है। बट अगर हमने 8 साल के अंदर अंदर उस एसेट को नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज कर लिया तो हमारी जो फॉलोइंग इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर पीजीपीपी। कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 AD अर्लियर, मतलब जो भी हमने अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम किया है 35 AD में पहले, वो माइनस कर देंगे जितना भी डेप्रिशिएशन दैट वुड हैव बीन अलाउेबल इफ सेक्शन 35 AD नॉट देयर। मतलब वो डेप्रिशिएशन हम माइनस कर देंगे कि अगर 35 AD ना होता तो कितना डेप्रिशिएशन हमें मिलता, वो हम माइनस कर देंगे। फिर हमें जितनी भी इनकम आएगी, जो भी हमारा सम आएगा, वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा पीजीपीपी में। ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दी अबव अमेंडमेंट, मतलब ये जो हमने अभी अमेंडमेंट देखी कि असेट ऑन विच डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35 AD अगर बेच दिया, ये वाली हमने देखी। ठीक है। अगर कंपनी सिक है, कंपनी सिक का मतलब मान लो उसकी लायबिलिटी जो है एसेट से ज़्यादा है, मतलब वो इंसॉल्वेंट है या फिर कुछ भी है। ठीक है, मतलब वो सिक है, तो उस केस में क्या होगा? The above amendment is not applicable if company becomes sick, industrial company, if asset is transferred from a specified business to non-specified business within 8 years। मतलब अगर एसेट ट्रांसफर हुई है फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस क्या बनेगी? तो कॉस्ट ऑफ सच एसेट, मतलब कॉस्ट जो एसेट ट्रांसफर हुई है उसकी कॉस्ट माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन अलाउेबल इफ सच एसेट यूज फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस फ्रॉम
ये मान के माइनस करेंगे कि अगर ये एसेट एक्विजिशन से नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में होती तो क्या होता, कितना डेप्रिसिएशन लगता, तो वो हम माइनस कर देंगे। जितना भी हमारा अमाउंट निकल के आएगा वो पीजीपीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। अब हमारी बात आती है सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 हमारी बात करता है, ये जनरल डिडक्शन की बातें करता है। तो एनी एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 37 प्रोवाइडेड, 3 कंडीशन है। इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 30 to 36। ठीक है, मतलब 37 में वही खर्चे अलाउ होंगे जो सेक्शन 30 से लेके 36 में अलाउ नहीं हुए हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल नेचर के खर्चे नहीं होने चाहिए। कैपिटल नेचर के खर्चे यहाँ अलाउ नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के खर्चे अलाउ होंगे। ठीक है, फिर तीसरा, इट इज नॉट अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द असेसी, मतलब वो पर्सनल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, वो बिजनेस का खर्चा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 आती है और एक्सप्लेनेशन 2 आती है और एक पॉइंट और आता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन 1 अगर हम देखें, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन नंबर 37, तो ये हमें कहता है कि इट इज नॉट इनकर्ड फॉर एनी पर्पज विच इज एन ऑफेंस ऑन विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब वो खर्चा मतलब किसी लॉ में प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए, ये वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन 2 हमारी ये कहती है, इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एसएससी ऑन सीएसआर एक्टिविटीज रेफर्ड टू इन सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कोई भी खर्चा अगर एसएससी ने इनकर किया है एज सीएसआर एक्टिविटी, वो खर्चा यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। ठीक है, मतलब सीएसआर एक्टिविटी में खर्चा किया है एज पर सेक्शन नंबर 37 ऑफ सेक्शन नंबर 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। अब हमारा एक पॉइंट और आता है कि ये जो खर्चा होना चाहिए वो एक्सक्लूसिवली होना चाहिए बिजनेस के पर्पस के लिए या फिर प्रोफेशन के पर्पस के लिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी 37। अब 37 का क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? 37 का क्रक्स हमारा ये निकल के आ रहा है, जो एक्सपेंडिचर सेक्शन नंबर 30 से लेके 36 में अलाउड नहीं हुए हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर सेक्शन 37 में अलाउ हो जाएंगे ओनली इफ वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, 100% रिलेटेड टू बिजनेस या प्रोफेशन हो, वो लीगल एक्सपेंडिचर हो, लीगल का मतलब प्रोहिबिटेड बाय लॉ ना हो। ठीक है, और वो सीएसआर वाले एक्सपेंडिचर ना हो। ठीक है, ये चीज़ है। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 44 डबल ए। ये हमारी बात करता है कि कौन से एसएससी को हमारे अकाउंट एंड रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो एसएससी हमारा, यहाँ पे 2 केसेस आते हैं। पहला, या तो एसएससी स्पेसिफाइड प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा होगा, या तो एसएससी बिजनेस कैरी ऑन कर रहा होगा या प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा होगा अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अब बात आती है कि स्पेसिफाइड प्रोफेशन का क्या मतलब है। तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में 9 प्रोफेशंस हमारे आ जाते हैं। पहला, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का मतलब सीए हो गया, सीएमए हो गया। दूसरा, लीगल का मतलब लॉयर्स हो गए। तीसरा, मेडिकल हो गया, फिल्म आर्टिस्ट हो गया,
इंजीनियरिंग हो गया, टेक्निकल कंसल्टेंसी हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, इंटीरियर डेकोरेटर हो गया, आर्किटेक्चरल हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आ जाते हैं। अब हम इसमें आते हैं सेक्शन नंबर 44 कैपिटल डबल ए। ठीक है, अगर एसएससी कैरी ऑन कर रहा है स्पेसिफाइड प्रोफेशन, तो अगर उसकी ग्रॉस रिसीट अगर 1.5 लाख से ज़्यादा है इन ऑल द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब दूसरा केस, अगर एसएससी कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस या फिर प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, तो यहाँ पे 2 केसेस हैं, या तो वो इंडिविजुअल या एचयूएफ होगा, या तो वो अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर वो इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है और उसकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है इन एनी वन आउट ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीवियस ईयर, या तो उसका टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा है इन एनी वन आउट ऑफ 3 इमीडिएट प्रीवियस ईयर। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो हो रही है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो अगर उसका टोटल इनकम 1,20,000 से ज़्यादा है इन एनी अगर उसकी टोटल इनकम 1,20,000 से ज़्यादा है इन एनी वन आउट ऑफ 3 इमीडिएट प्रीवियस ईयर में, या तो उसका टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा है इन एनी वन आउट ऑफ 3 इमीडिएट प्रीवियस ईयर। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो हो रही है तो उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर कोई एसएससी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में फेल हो जाता है या फिर गलत मेंटेन करता है, तो उसको मैक्सिमम पेनल्टी लग जाएगी ₹25,000 की, अप टू ₹25,000। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हो गया हमारा पूरा आज का चैप्टर नहीं, अगले पार्ट में हम और देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।